नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्य काल में झारखंड। इसलिए हम लोग देखेंगे कि जो मौर्य काल है वो झारखंड से किस तरह संबंध था और किस क्षेत्र के दृष्टिकोण से उन्होंने इस क्षेत्र को उपयोग किया, इसके बारे में सब जानेंगे। और हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे और सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और साथ में अंत में जो है इसका एमसीक्यू भी आपको करवाएंगे ताकि आपको कितना समझ में आया तो पता चल जाएगा। ठीक है। चलिए, सवाल जो है, मौर्य काल में झारखंड क्या किस तरह संबंध था। मौर्य काल में झारखंड, तो आपको बता दें कि मौर्य काल जो है की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। तो मौर्य वंश की जो स्थापना है वो नंद शासक जो थे घनानंद, उनको पराजित करके किया गया था। जो नंद वंशीय राजाओं की जो सेना में झारखंड क्षेत्र के जनजातीय सैनिक और हाथी भी शामिल थे। क्या तब तो ये शामिल थे कि झारखंड क्षेत्र का क्या उसमें शामिल था? तो सैनिक और हाथी दोनों शामिल थे। किस ये में? तो नंद वंशीय राजाओं के साथ सेना में। ठीक है। अब आता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या इस क्षेत्र से संबंध रहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी बोलते हैं, जिसको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, वो अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में जो है झारखंड क्षेत्र को जो है वो कुकुट या कुकुट देश कहा गया। मतलब इसमें पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो अर्थशास्त्र में है उस झारखंड को किस नाम से संबोधित किया, तो यह कुकुट या कुकुट देश इन्होंने कहा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाए जाते थे। क्या किया था? जो झारखंड से जो में हाथी थे वो चंद्रगुप्त मौर्य मंगाते थे अपने सेना में, मतलब प्रयोग करने के लिए। तो कहाँ के हाथी मंगाते थे? तो झारखंड से। अर्थशास्त्र के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कैसा था? तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली था। अर्थशास्त्र के अनुसार बोला है, कौटिल्य के अनुसार बोला जा रहा है कि जो कुकुट देश में जो हमारा झारखंड बोला गया उसमें कैसा शासन था? तो गणतंत्रात्मक शासन था। ठीक है। चलिए, जनजातियों को नियंत्रित करने के तथा मगध के लिए इनके इस्तेमाल हेतु जो है वो आटविक नामक पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था? जनजातियों को नियंत्रित करने तथा मगध के लिए इनके इस्तेमाल हेतु जो है वो आटविक नामक पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। किसके कौन सा पदाधिकारी? तो आटविक नामक। आटविक की सहायता के लिए नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल आदि अधिकारी होते थे। मतलब जो आटविक जो है ना, आटविक की सहायता कर, आटविक कौन था? कि जनजातियों को जो नियंत्रित और मदद के लिए इनके इस्तेमाल है तो ये पदाधिकारी नियुक्त किया गया था जिसका नाम था आटविक। और आटविक की सहायता हेतु क्या क्या किया गया था? तो नागाध्यक्ष थे, वनाध्यक्ष थे, नागपाल और वनपाल आदि अधिकारी होते थे। मगध और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले रास्ता झारखंड क्षेत्र से गुजरने के कारण इसका अत्यधिक व्यापारिक महत्व था। क्या था? कि मगध जो था ये और दक्षिण की तरफ जो यहाँ से जोड़ने वाला रास्ता था वो झारखंड से होकर गुजरता था। इसीलिए इसका जो महत्व है व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक था। अर्थशास्त्र के अनुसार बात करें तो इंद्रनावक जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्रनावक, संभवतः ईब और शंख नदियों की जो श्रेणी है, द्रोणी है। ईब और शंख नदी जो है इसके द्रोणी की नदियां में हीरे मिलते थे। जो कौटिल्य जिनका अर्थशास्त्र है उनके उनके अनुसार बात किया गया है कि जो इंद्रनावक जो नदियां हैं, ईब और शंख नदियों के जो बीच का द्रोणी है वहां पर हीरे मिलते थे, ऐसा इन्होंने कहा। सोचिए कि झारखंड में हीरे भी पाए जाते थे। ठीक है। चलिए, अब आता है सम्राट अशोक। ठीक है, बात करते हैं। सम्राट अशोक का इस क्षेत्र की जनजातियों पर परोक्ष नियंत्रण था। मतलब डायरेक्ट नहीं था, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से था। अशोक के 13वें शिलालेख में आटविक आया अटावी या आटव राज्य का उल्लेख है। मतलब अशोक के जो 13वें शिलालेख है ना उसमें जो है वो आटविक या अटावी बोलते हैं या आटव भी बोलते हैं, राज्य का उल्लेख, मतलब कि झारखंड क्षेत्र का भी उल्लेख है। आटविक राज कहने का मतलब है कि बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्री तट तक फैला था। बघेल आटविक जो राज्य है वो बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्री तट तक फैला था, जिसमें झारखंड क्षेत्र भी शामिल है। इसमें क्या है? इसमें झारखंड क्षेत्र भी शामिल है।
अशोक ने रक्षित के नेतृत्व में बौद्ध धर्म के प्रचारकों का दल 8वीं जनजातियों के बीच भेजा था। मतलब क्या बोला कि अशोक ने जो है रक्षित के नेतृत्व में बौद्ध धर्म प्रचारकों का दल जो है वो 8वीं जनजातियों के बीच भेजा था। किस लिए? तो अशोक के जो है कलिंग शिलालेख जो द्वितीय है, अशोक के जो कलिंग शिलालेख द्वितीय है, उसमें उड़ीसा के सीमावर्ती जो कि आजीवित जनजातियों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि लोक परलोक की प्राप्ति हेतु उन्हें मेरे लिए धम्म या धर्म का आचरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? करना चाहिए लोक परलोक की प्राप्ति हेतु उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें मेरे लिए धम्म या धर्म का आचरण करना चाहिए। ज्ञातव्य हो कि आजीवित जनजातियों में झारखंड की जनजातियां भी शामिल है। क्या है कि अशोक के जो कलिंग शिलालेख है उसमें उड़ीसा के सीमावर्ती आजीवित जनजातियों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि लोक परलोक की प्राप्ति हेतु उन्हें मेरे लिए धम्म या धर्म का आचरण करना चाहिए। ज्ञात है कि आजीवित जनजातियों में झारखंड की जनजातियां भी शामिल थे। मतलब ज्ञात मतलब क्या? आजीवित जनजातियों में झारखंड की भी जनजाति शामिल थे। और अशोक का कहना क्या कहा गया है कि लोक परलोक की प्राप्ति हेतु उन्हें मेरे लिए धम्म या धर्म का आचरण करना चाहिए। मेरे लिए उनके क्या करना चाहिए? धर्म का आचरण करना चाहिए। ठीक, देखिए अब आता है मौर्यकालीन बंदरगाह जिस ताम्रलिप्ति से पाटलिपुत्र को जोड़ने वाले मार्ग पर झारखंड के तेलकुप्पी, रघुनाथपुर, झरिया आदि प्रमुख स्थल थे। मौर्यकालीन जो बंदरगाह ताम्रलिप्ति से पाटलिपुत्र को जोड़ने वाले मार्ग में जैसे कि झारखंड के जो तेलकुप्पी है, रघुनाथपुर है और झरिया, ये जो है ना प्रमुख स्थल स्थित थे। मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र पर जो है अनेक राज्यों का शासन था। इन्हें सामूहिक रूप से 8वीं राज्य के रूप में जाना था। मतलब कि मौर्य काल में है ना जो झारखंड में अनेक राजाओं का शासन था और इन्हें सामूहिक रूप से क्या बोलते थे हम लोग? बोलते थे 8वीं राज्य के रूप में इन्हें जाना जाता था। किसको? तो झारखंड को। ठीक है, चलिए अब आता मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड कितना है? तो ये है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ? इसमें देखिए मौर्योत्तर काल में भारत की जब पश्चिमी देशों से व्यापारिक संबंध होने के कारण झारखंड भी प्रभावित था। मतलब जो मौर्योत्तर काल में जो है ना, ये हमारे भारत का मैप है, यहाँ झारखंड है। तो इसमें क्या है ना, पश्चिमी देशों से इधर इधर मतलब इधर इधर का देश, यहाँ से व्यापारिक संबंध होने के कारण जो है झारखंड अधिक प्रभावित, मतलब इधर से लोग जाते थे आते थे। इस काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने देश के अन्य भागों के साथ झारखंड क्षेत्र में भी अपने अपने राज्य स्थापित किए थे। इसी काल में क्या हुआ कि विदेशी आक्रमणकारियों ने देश के अन्य भागों के साथ साथ झारखंड क्षेत्र में भी अपने अपने राज्य स्थापित किए। ठीक है, चलिए अब आता है इसके क्या क्या अवशेष मिला है, कैसे पता चलता है? जैसे कि कहीं सिक्का मिल गया, बहुत सारे सिक्का मिले हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं बताते हैं। अब आता है मौर्योत्तर कालीन पुरातात्विक अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं। जैसे रोमन सम्राट के सिक्के जो है उस सिंहभूम से मिला हुआ है। कहाँ से मिला है रोमन सम्राट के सिक्के? तो रोमन का सम्राट के जो सिक्के है वो सिंहभूम से मिला है। इसी प्रकार इंडो सिथियन के जो सिक्के हैं वो चाईबासा से मिला। ताकि इससे क्या पता चलता है कि व्यापार लोग जो हम विदेशों से भी करते थे। इसी प्रकार कुषाण काल के जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो यह रांची से मिले। जैसे कि कुषाण काल की पहली और दूसरी शताब्दी के सिक्के तथा तीसरी शताब्दी का एक पूरा कुषाण सिक्का, इन सिक्कों पर किसी राजा का नाम नहीं है। संभवतः यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। जो कुषाण काल में जो था ना, उस क्षेत्र जो था ये उस समय मरुत्तर काल में, ये मतलब कहने का मतलब है कि उस समय अगर नहीं कोई राजा मिला है इसका नाम, तो कौन था इस पे? तो इसका जो है कनिष्क का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? तो कनिष्क का प्रभाव था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आप लोग जो अभी पढ़े हैं उससे संबंधित आपका एक एमसीक्यू है। ठीक है, जो 20 क्वेश्चन का है। थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा जल्दी करेंगे आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किसे पराजित करके की थी बताइए? तो ये जो है किसको पराजित करके किया गया था? तो घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक,
नंदवंश की सेना में झारखंड क्षेत्र कौन शामिल थे? नंदवंश की सेना में, तो नंदवंश की जो सेना में है वो जनजातीय सैनिक और जनजातीय लोग शामिल थे। जनजातीय सैनिक और हाथी शामिल थे। ठीक है, चलिए। कौटिल्य ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है, बताइए तो। किस नाम से संबोधित किया है कौटिल्य ने? तो कौटिल्य ने झारखंड को कुक्कुट देश के नाम से संबोधित किया है। अर्थशास्त्र के अनुसार झारखंड क्षेत्र में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? तो आपको हम बताएं, यहाँ पर जो है झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कैसा था? तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली था। आठवीं जो है पदाधिकारी नियुक्त का उद्देश्य क्या था, बताइए तो। आठवीं जो पदाधिकारी नियुक्त किया गया था उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था जनजातियों को नियंत्रित करना, इसका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य नियंत्रित करना था? तो जनजातियों का नियंत्रित करना इसका उद्देश्य था। निम्न में से कौन आठवीं के सहायक अधिकारी नहीं था? निम्न में से कौन आठवीं के सहायक अधिकारी नहीं था? तो कौन कौन नहीं था, बताइए तो। तो ये जो है वनपाल तो था, नागाध्यक्ष भी है, नागपाल भी, लेकिन जलपाल था क्या? नहीं। देख रहे कंफ्यूज करने वाला कैसा है सो। तो ये नहीं था। मगध और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला मार्ग किस क्षेत्र से होकर गुजरता था? तो ये जो है ये किससे होकर गुजरता था? तो आपका झारखंड, हमारा झारखंड से होकर गुजरता था, ताकि तब तो इसका व्यापारिक महत्व भी था। अर्थशास्त्र के अनुसार पूछा है कि इंद्रनावक क्षेत्र में क्या मिलता था? तो क्या मिलता था? तो हीरा मिलता था। ठीक। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर कैसा नियंत्रण था? तो परोक्ष रूप से नियंत्रण था, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। ठीक है, चलिए। अशोक के किस शिलालेख में आठवीं राज्य का उल्लेख है? तो अशोक के किस शिलालेख में जो है आठवीं राज्य का उल्लेख है? तो ये 13वां शिलालेख जो है अशोक का, उसमें आपका आठवीं राज्य का उल्लेख है। आठवीं राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो आठवीं राज्य जो है वो कहां से कहां तक फैला हुआ था? तो बघेलखंड से उड़ीसा के तट तक यह फैला हुआ था। ठीक है, चलिए। अशोक ने किसके नेतृत्व में बौद्ध प्रचारक दल भेजा था? किसके नेतृत्व में? तो बताइए तो, किसके नेतृत्व में भेजा था बौद्ध प्रचारक? तो ये रक्षित के नेतृत्व में जो है इसमें क्या किया था? बौद्ध प्रचारक लोग भेजा था। कौन? अशोक। अशोक के कलिंग शिलालेख द्वितीय में किन जनजातियों को संबोधित किया गया है, बताइए तो। अशोक के कलिंग शिलालेख में किन जनजातियों को संबोधित किया गया है? तो इसमें जो है आपका आविजित जनजातियों को इसमें क्या किया गया है? संबोधित किया गया। किस, कौन सा शिलालेख में? तो द्वितीय शिलालेख में। आविजित जनजातियों में कौन शामिल था, बताइए तो। हाँ, विजित जनजातियों में कौन शामिल था? तो इसमें जो शामिल थे वो झारखंड की जनजातियां शामिल थे। कौन शामिल थे? तो झारखंड के जनजाति लोग शामिल थे इसमें। ठीक है, चलिए। पाटलिपुत्र और तेल ताम्रलिप्ति को जोड़ने वाले मार्ग में झारखंड के कौन से स्थल थे? पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति को जोड़ने वाले मार्ग में झारखंड कौन से स्थल थे? तो इसमें जो है आपका पाटलिपुत्र और तेलकुप्पी, ये सब जो जोड़ने वाले थे, तेलकुप्पी और झरिया। मौर्य काल में झारखंड किन राज्यों में बटा था? तो मौर्य काल में जो झारखंड है वो है कई छोटे छोटे वन राज्यों में बटा हुआ था। कई छोटे छोटे वन राज्यों में यह बटा हुआ था। मौर्योत्तर काल में झारखंड पर किसका प्रभाव पड़ा? मौर्योत्तर काल में, तो मौर्योत्तर काल में जो है झारखंड का में पश्चिमी व्यापारिक संबंधों का इसमें इसका प्रभाव देखा गया। ठीक है, चलिए। सिंहभूम क्षेत्र से किसके सिक्के मिले? सिंहभूम से किसका मिला है? सिंहभूम क्षेत्र से तो ये मिला है आपका, बताइए किसका मिला है? तो ये रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं। ठीक है, आप पढ़े ना अभी। आगे देखिए। चाईबासा में मिले सिक्के किससे संबंधित है? तो चाईबासा में जो सिक्का मिला है वो संबंधित है इंडो सिथियन से। किससे संबंधित है? तो इंडो सिथियन से संबंधित है। रांची में जो मिले हैं कुषाण कालीन सिक्के, वो क्या विशेषता है? तो उसमें जो है राजा का नाम नहीं है, जिसके कारण क्या बोलता है कि कनिष्क के क्षेत्र का एक प्रभाव था।
ठीक है? क्या विशेषता थी? तो उसमें राजा का नाम नहीं था। ठीक है? तो कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा और थोड़ा-सा लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि और वीडियो भ जो है बहुत सारे वीडियो पढ़ा दिए आज देख लीजिए इसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, तो और वीडियो हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।